दिव्य रश्मि चैनल में आज हमारे साथ चिकित्सा के क्षेत्र के मशहूर हस्ती डॉक्टर सैयद निसार अहमद जी उपस्थित हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। निसार अहमद साहब से हमारे दर्शक पूर्व परिचित भी हैं। आपका पहले भी कोरोना काल में साक्षात्कार हमने लगाया था और हमारी पत्रिका ने आपको कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित भी किया था, जिसका शुक्रगुजार है। सर आप लोग जैसे लोगों को सम्मानित करना सम्मान भी सम्मानित होता है। कुछ चंद सवाल हमारे अंदर आई है जो कि पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे बेझिझक इसके आप कर सकते हैं। सर सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें मेडिकल बोर्ड का दबाव सामने आया डॉक्टरों के ऊपर, जो कोरोना काल में सभी डॉक्टरों ने डोलो नाम की दवा प्रिस्क्राइब की और वो एक साजिश के तहत थी। तो इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आप लोगों के ऊपर मेडिकल बोर्ड का इतना दबाव रहता है, ये क्या सही है? देखिए, ये डर और भय उन लोगों को होता है जो करप्ट होते हैं। जो ईमानदार होते हैं उनको न झुका सकते हैं, न दबा सकते हैं, न दिखा सकते हैं। वहाँ हमें मरीज़ की भलाई, उसकी सेहत, उसकी सेवा करने में ही आता है, उसको नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ये सच है, सबको पता है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, न कुछ लेके आए हैं न लेके जाएंगे। सिर्फ सेवा भाव या जो सेवा आपने की है वो लोग यादगार के तौर पर याद रखेंगे। चिकित्सक का पेशा जो है, चिकित्सा पेशा नहीं सेवा है। सेवा है, सही है। लेकिन इसमें भी बहुत से डॉक्टर लोग बहुत अब तो कहते हुए शर्म हमें आती है कि लोग बिक जाते हैं, जबकि सेवा में बिकना नहीं है, सेवा करना है। हमने पहले भी कहा आपसे कि ना लेके आए हैं न लेके जाएंगे। महालकारी, अच्छा एक चीज़ आप खुद गौर कीजिए कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आज भी याद किए जाते हैं, मरने के बरसों बाद भी। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो हमेशा गाली से ही सुशोभित होते हैं। क्यों? आखिर उनका कुछ किरदार या उनका कुछ कैरेक्टर ऐसा रहा होगा जो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं रहा। सर लगभग 40 साल से ज़्यादा वर्षों से आप निरंतर सेवा कर रहे हैं। कैसा अनुभव आपने किया? हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया, क्योंकि जिनकी भी सेवा हमने की उनसे हमें दुआएं मिली। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अभी पिछले दिनों में एडमिट था दिल्ली में एक हॉस्पिटल में। वहाँ उन डॉक्टरों का भी ये कहना था कि साहब आपकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, मगर आपको आपके मरीजों की दुआएं, उनका आशीर्वाद मैक्स में था, उसने बचाया आपको। हमने भी महसूस किया कि मैं जब ओटी में जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और दुआएं देते हुए। वो तो सूक्ष्म तौर पे किया गया कार्य ज़्यादा काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर आपके समय के जो डॉक्टर लोग हैं जी, उस समय के लोगों में और आज के नई पीढ़ी के जो डॉक्टर बन रहे हैं, उन दोनों के सोच में क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आज भी DK श्रीवास्तव हमारे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, आज भी वो उसी तरह से कर रहे हैं जो पहले करते थे। पहले कोई जात, धर्म, मज़हब की कोई फीलिंग नहीं होती थी। एक स्टूडेंट, एक टीचर का प्यार होता था। वो चाहते थे कि अपने टीचर अपने स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाएं, बताएं, दिखाएं और उनसे वो सेवा ले। और टीचर की स्टूडेंट भी उनको बेइंतहा मानते थे। प्रोफेसर मीन्स प्रोफेसर, चाहे वो आर्या साहब हों
चाहे एचएनडी बस्सा हो या ईएनटी में हमारे प्रोफेसर हैं या हाई साहब हैं, ऐसे लोगों का ये लोग क्लास नहीं लेते थे बल्कि पढ़ाई करते थे और पिटाई भी करते थे। आपको सुन के ताजुब होगा कि फाइनल ईयर MBBS का लड़का भी मार खाता था और बड़े प्यार से लोग मार खाते थे, ये एक आशीर्वाद है। और वो बातें जो मार के वो बताते थे वो ज़िंदगी भर याद रहती थी। आज ये बहुत अंतर आ गया, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो लड़के अभी MBBS करके निकले हैं दूसरे ही दिन वो चाहते हैं कि एक बड़ी मर्सिडीज या कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, और हम लोग एक खटारा स्कूटर पर ही सेवा करते रहे 2500 साल। ये तो आ गया है अंतर। आप अभी इमारतें सरिया में जी। हैं, तो कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं वहाँ का काम करना, फिर अपने क्लिनिक में रहना, और दोनों में कुछ फ़र्क तो पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं 92 अक्टूबर 92 में मार्शिया ज्वाइन किया था, क्योंकि उसके जो फाउंडर थे काजी साहब वो बहुत ही गरीब परवर थे, यानी गरीबों की सेवा में उनके दिमाग में ये बात आ गई कि इतवार के दिन सारे हॉस्पिटल बंद रहते हैं, तो ये बेचारे मरीज़ कहाँ जाएंगे। और उस समय फुलवाड़ी की हालत भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि ये चितकौरा के बाद कोई सवारी नहीं जाती थी और मरीज़ों को बड़ी मुश्किल होती थी आने में, ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडी होती थी, यहाँ तक कि उन लोगों का एबॉर्शन हो जाता था, क्योंकि टमटम या टाना जिसे कहिए या रिक्शा, इसके अलावा कोई सवारी नहीं थी। शाम 7 बजे के बाद ये भी सवारी नहीं होती थी, तो लोग बहुत परेशान होते थे। तो हम लोगों ने उन्होंने हमको ये कमांड दी, चूँकि मैं बाहर रहता था और औरंगाबाद से मैं आता था जाता था, बहुत दिनों तक मैं वहाँ भी रहा। आपके ये एक आदिवासी क्षेत्र है, बहुत पीछे है, घूरी घाट एक क्षेत्र है वहाँ का, उसमें मैं था पोस्टेड, तो वहाँ से आता था जाता था। मेरी माँ को कैंसर हो गया था, वो भी मैंने उनका भी अंतिम समय था, मैं बहुत परेशान था। तो जो फाउंडर थे काजी साहब ये परेशान थे, इन्होंने अस्पताल खोलने को तो खोल दिया था पर इनको डॉक्टर नहीं मिल रहा था जो ठीक से उसको देख सके। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब गरीबों की भी कुछ सेवा लीजिए और आप इसको संभालिए। अब वो दिन है और आज का दिन है, मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया और जितना हमसे हो सका उसको आगे ले जाने की कोशिश की और गया। आज हमें इस बात देख के खुशी होती है कि सारी फैकल्टी वहाँ पहुँच चुकी है, सारे लोग आ चुके हैं और हमने हमेशा मरीज़ को मरीज़ की तरह समझा, ज़ात रात धर्म मज़हब कभी नहीं देखा। मेरे लिए मरीज़ सिर्फ मरीज़ हुआ और उसी भावना से हमने तमाम बिहार और बंगाल और उड़ीसा या ये आपके रांची वगैरह जो है, पलामू वगैरह जो है, झारखंड, वहाँ भी हमने सेवा किया, वहाँ भी हमने कैंप किया और वो काफ़ी सराहा गया और काफ़ी लोग खुश हुए। उसमें ये लोग भी शामिल हुए जैसे एलकेएम के मालिक संप्रदा बाबू या किंग महेंद्र एस्ट्रो के, ऐसे लोग का भी संबंध हमसे जुड़ा और ऐसे लोग का भी मेरा जिनको 2 वक्त खाने की रोटी भी नहीं थी, वो बेचारे भी आए और आज वो चमक रहा है। सर डॉक्टरों का तो आपने बताया पहले के और आज के, बहुत अंतर आ गया है। उसी प्रकार से बीमारियों में भी कुछ अंतर आई है? बहुत अब ऐसे वायरल बीमारियां आ गई हैं जो कुछ लेबोरेटरी में पैदा करके फैलाई जा रही हैं, जिसमें अभी कोरोना को ही देखा हमने, कहाँ से आया कैसे आया सब जग जाहिर है। तो ऐसे लोग भी आ गए हैं इंसानियत की दुश्मन जो कि बीमारी पैदा करा रहे हैं। कुछ बीमारियां पहले हुआ करती थी जैसे मलेरिया है, कालाजार है, टाइफाइड है, मगर अब ये वायरल जो बीमारियां आई हैं ये आदमी द्वारा फैलाई जा रही है। अब उसमें क्या सब उनका पॉलिटिक्स है क्या ये हम इतना कुछ तो जानते नहीं हैं, और ये जानते हैं कि ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। एक रिपोर्ट थी सर जी 2012 में जी पूरे वर्ल्ड को एक खास धर्म के अंदर लाने के लिए जी एक साजिश रची गई थी। जी उसके तहत विश्व में सिर्फ एक ही धर्म होगा, एक ही ध्वज होगा। जी उसके तहत उन लोगों ने साजिश रची थी और उस रिपोर्ट को मैंने भी अपने पोर्टल पर डाला था। जी जी
उसी का परिणाम कोरोना था। तो इस प्रकार क्या ये इंसानों के लायक है? नहीं नहीं, ये इंसानियत के विरुद्ध है, इंसान के दुश्मन है। इनको जितना भी कंडेम किया जा सकता है करना चाहिए। हमको समझ में नहीं आता है कि एक बेकसूर इंसान जो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको बीमारी दे के मार के आपको क्या मिलेगा? हमें ताज्जुब होता है इन लोगों को देखो। ये लोग भेड़िए हैं समाज में, समाज के रोग हैं, इनको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए, इनका कस के मुकाबला करना चाहिए ताकि ऐसे लोग नहीं पनपे। अच्छा, एक चीज़ अपने और बीच में हम काट के आपको बता रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, कि आजकल हम देखते हैं, अपने डॉक्टरों को भी देखते हैं कि जो यंग डॉक्टर है वो सीखने की जगह कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं और इंसानियत को नंगा कर रखा है उन्होंने। अब ना वो टीचर है ना वो स्टूडेंट है। हमारे ज़माने में हमारे फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट को भी हमारे टीचर मारते थे और उन्होंने मार खा लेते थे ताकि ये लगता था कि ये एक आशीर्वाद है, और वाकई वो आशीर्वाद है। जिस बात के लिए, जिस गलती के लिए वो मारते थे या डांटते थे, वो ज़िंदगी भर वो बीमारी, वो ट्रीटमेंट हम लोगों को याद रहता था। मगर आजकल वो नहीं है, न टीचर को मौका है पढ़ाने का, न स्टूडेंट को मौका है सीखने का, बस एक ही दोनों कमाने का। हाउ टू अर्न मनी, हमको समझ में नहीं आता है ये जो अर्न कर रहे हैं मनी, ये कहाँ लेके जाएंगे, सब यही रहने वाला है। ये जानते भी है और उसके बावजूद भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। वेदों में सर पहला श्लोक ही है, ढलान भूमे पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देह चितायाम परमार्गी जीवे। उसके बाद भी लोग नहीं समझते। नहीं समझते। जब तक कि कुछ कैजुअलिटी नहीं हो जाए उनकी अपनी, तब तक उनके दिमाग में बात नहीं आती है। सर एक चीज़ समझ में नहीं आती, डॉक्टर सिमरन सिंह जी भी इलाज करते थे और उनकी जो दवा होती थी वो निहायत सस्ती होती थी, उससे भी मरीज ठीक हो जाता। जी जी। तो क्या आज के डॉक्टरों के पास वो क्षमता नहीं होती कि उनके तरह की दवा लिख सके? देखिए, अब बात आपकी सही है, मगर चक्कर क्या ये है कि ये जो बड़े बड़े मल्टी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो जो बिजनेसमैन बना रहे हैं वो डॉक्टर नहीं होते हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। और वो चाहते हैं कि जितना हमने लगाया है उससे दुगना हम कमाएं। हमें जैसा पता है या मालूम हुआ है, अब सच है या झूठ है, कि जो भी डॉक्टर यहाँ अटैच है उनको इस शर्त पर रखा जाता है कि अगर हम 4 लाख आपको दे रहे हैं तो 10 लाख आपको देना है, और एक पर्ची उनके हाथ में आ जाती है कि आज इतना MRI या इतना CT स्कैन या इतना ये टेस्ट करना है। भले उस मरीज़ को उसकी आवश्यकता हो या ना हो, आपको लिखना और कराना है, ताकि रिवर्स में आप भी उतना पैसा उनको दीजिए, नहीं तो आपको निकाल देगा। और डॉक्टरों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया है कि उनका खर्चा बढ़ गया है, उनकी फैमिली की, बच्चों की, कोई इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, टहलना है, घूमना है। अब उस पैसे के वो आदी हो चुके हैं। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो उनकी वही हालत होगी जो मछली की बिन पानी होती है, छटपटाएंगे। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अमेरिका जैसे कंट्री में डॉक्टरों का सुसाइडल रेट ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि अपनी हस्ती को अपने से दुगना चौगुना, भाई चादर जितनी होगी उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ज़्यादा आप पैर फैलाएंगे तो ये नौबत होगा। अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी देश है जी, वहाँ तो जन्म के साथ ही गवर्नमेंट सिक्योर कर लेती है कि ये आदमी को इतना बीमारी होना ही है, इंश्योरेंस पैकेज के बगैर कोई आदमी जन्म भी नहीं ले सकता है। तो लगभग उसी परिपाटी में भारत भी चल रहा है। आज सर पटना का एक सुपर हॉस्पिटल है, हाँ जी हाँ, जिसमें कि मेरी अपनी बिल्कुल सामने की देखी हुई घटना है। हमारे एक खास व्यक्ति के पिता को मरने के 4 दिन तक उसको जीवित रखा गया। तो ये सब क्या चिकित्सीय पेशा के अनुरूप? नहीं, इन्होंने बिल्कुल, यानी जल्लाद भी क्या कहिए, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, ये चीज़ें ये नहीं चलनी चाहिए। मगर इसके लिए हम भी तैयार होते हैं, तभी होता है। अगर डॉक्टरों का कॉपरेशन न मिले तो ये हरकत नहीं हो, मगर अफसोस है कि कुछ बिक जाते हैं। अभी सर जब से खासकर सो कॉल्ड कोरोना बीमारी आई, उसके बाद से लगातार निरंतर लोगों में देखने को मिलता है, खासकर जिन्होंने टीका लगवा लिया, उनमें अक्सर ये सिम्टम देखने को मिलता है कि हमेशा कभी फीवर हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जो पहले फिट होते थे वो बाद में होने लगा। ऐसा क्या हो गया? अब ये
अभी चूँकि कोई टेस्ट वगैरह हुआ नहीं इसके ऊपर कि बताया जाए कि इसका साइड इफ़ेक्ट है या क्या है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और इसके लिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, थॉरो चेकअप करके, इंक्वायरी करके देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं उसमें भी तो कोई साजिश नहीं है? कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय इतनी तेज़ी से बदला है, अब कहना बड़ा मुश्किल है कब कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार मेडिकल बोर्ड मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट में बिका हुआ है, शायद पॉलिटिशियन भी उनके दबाव में हो, इशारे में हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने वो भी समय देखा है, बल्कि एक फिल्म भी बनी थी बीमा रॉय की, डॉक्टर बाबू, कि एक डॉक्टर हैट लगा करके और पैंट और एक साइकिल के ऊपर वो एक बैग बड़ा सा लिया, उसके अंदर कुछ दवाएं होती थी, खास करके उस ज़माने में मलेरिया बहुत फैलता था, कोकेन का गोली होती थी, वो देते थे, और बदले में वो किसान उनको गोभी दे दिया या आलू दे दिया या चावल दे दिया, वो बेचारे उससे होते थे। अब वो डॉक्टर नहीं रहे, अब इनके पास हर तरह की सहूलियत होती है, तो जाहिर है कि इनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे के लिए तो ईमान बेचना ही होगा, बिना ईमान के इतने बड़े छोटे से कमरे में आप नहीं बैठ सकते हैं। मतलब जिस डॉक्टर का चैम्बर बड़ा हो, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सभी ऐसे हैं, पर कुछ ऐसे हैं। सर, आपने अभी कहा कि जिसका ईमान होगा वो छोटे चैम्बर में नहीं बैठेगा, तो मतलब बड़े चैम्बर वालों से मरीजों को देख के सब कर आना पड़ेगा। क्या नहीं, हमने तो डॉक्टर शिवनारायण सिंह को भी देखा था, उनका भी चैम्बर कोई बड़ा नहीं था, और वो तो बेचारे सड़क पे भी इलाज कर बिल्कुल। तो ये जो हमारे पहले जो प्रोफेसर हुआ करते थे, वो वाकई प्रोफेसर नहीं, टीचर नहीं, बल्कि गार्जियन होते थे। उनको आप अपने वालिद के बाप के बराबर समझते हैं, ये फीलिंग उनमें हुआ करती थी। अब वो ना टीचर के पास समय है, ना स्टूडेंट के पास समय है कि हम ज़्यादा सीखें। हमें याद है कि जब ये टीचर चलते थे तो हम लोग देख के भाग जाते थे, क्योंकि कब किसको पकड़ के सवाल पूछे गए कोई ठिकाना नहीं। उसी समय शॉर्ट हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री पेशेंट की शुरू हो जाती थी। दरभंगा का आपको एक वाक़या याद है कि डॉक्टर नवाब वहाँ के बहुत मशहूर हस्ती थे, प्रिंसिपल भी थे, सर्जन थे। वो एक पेशेंट को खड़ा किया था, कर रखा था, या आ गया होगा, आप नहीं कह सकते हैं। हम थे, हमारे साथ कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि इनका थ्रोट देखो, इनका गला क्यों फंसा हुआ है। हम लोगों ने देखा, हम लोग को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, कि ठीक है, इनको हटा देते हैं फिर बताते हैं। कहा कि मेरा ये पकड़ो थ्रोट। हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रोफेसर का थ्रोट पकड़े, मगर पकड़ा पर उन्होंने कहा कि उसको हिलाओ। हिलाया हमने, कुछ आवाज़ आई, कुछ आवाज़ नहीं आई, इनकी आएगी, मेरा पकड़ो, मेरे थ्रोट को हिलाओ। क्योंकि ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, एक टाइप ऑफ बोन है कार्टिलेज। तो किया तो आवाज़ आई, अपना हिला के देखो, तो आवाज़ आई, फिर इनका देखो तो नहीं आई। तो उनको कहा कि बाबा आप जरा बैठ जाइए, हम आके आपको देखेंगे, अभी बच्चों से बात कर लें। उन्होंने कहा इसलिए नहीं आई कि इनको कार्सिनोमा ऑफ द थ्रोट है, कैंसर सेल आ गए बीच में कार्टिलेज के, तो स्मूथ हो गया है। तो स्मूथ जगह पर आवाज़ नहीं आती है। इतनी सी बात जानते हो, इतना बड़ा डायग्नोसिस उन्होंने 2 मिनट हंसते हंसते बता दिया, जो अब जिंदगी भर नहीं आदमी बोल सकता है। कोई जांच या कोई टेस्ट या कोई अदर एडवांस टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल गया कि सफरिंग फ्रॉम द कार्सिनोमा ऑफ द थ्रोट। अब ये बताइए, ज़िंदगी भर कोई बोल सकता है? ऐसे टीचर हुआ करते थे, प्रैक्टिकल में बताते थे। मगर अब वही दौर आ गया, मनी फॉर मनी, पता नहीं है मनी कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आती है। अब तो सभी चीज़ के लिए बिना टेस्ट का कोई डॉक्टर इलाज भी नहीं करता है ना। एक शिवनारायण बाबू थे, या और भी थे, श्रीनिवास थे, ये TN बनर्जी थे, ये टीचर है ना, आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। क्यों? उनका यही था, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, बहुत कम, रेयर। सर, ये जो मौसम हमेशा बदल रहा है, और ये मौसम के बदलाव में लोगों के ऊपर
जो असर, बीमारियों का असर पड़ रहा है, बीमारियों उस पे हमारे दर्शकों को कुछ प्रिकॉशन के लिए आप निर्देशित करेंगे? देखिए, अच्छा स्वास्थ्य तो हर बीमारी का इलाज है। इसके लिए थोड़ा सा आदमी को जागरूक भी रहना है, जैसे मॉर्निंग वॉक करना या समय से भोजन करना या बिल्कुल हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं वो लेना। इन सब चीज़ों से आप भीड़ भाड़ जगहों पर न जाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ बीमारियां जो एयर बॉर्न डिजीज़ हैं, जो कोरोना भी जैसे कि सांस के द्वारा फैलता है, इन सब चीज़ों से ज़रा होशियार रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और अब तो बहुत से जागरूक लोग हो गए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट का डाउन जा रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं। कभी कभी वायरल जब फैलता है तब होता है, चपेट में आते हैं लोग, अदरवाइज अभी तो इस बात पर काफ़ी लोगों का जागरूकता बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार के इंटरव्यू के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप दर्शकों के लिए इस प्रकार का हम साक्षात्कार लाते रहेंगे। ऐसे डॉक्टर साहब के जैसे और भी डॉक्टरों को आपके बीच में लाएंगे। धन्यवाद।